गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ रंजित, एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको लगातार क्वेश्चन के बंडल और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन अपने देहाती लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में, और अगर अच्छा लगता है तो फिर से वही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच भेजें ताकि वो भी कुछ हिंदी को देहाती लैंग्वेज में और क्वेश्चन के जो लेवल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इफ दे आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली दे विल बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द वीडियो related economics question. That would be the level of IAS. But don't worry about the students who are preparing for other competitive examination. I am also telling about little bit explanation, basic structure, basic points. So please don't leave this video. रहिए, वीडियो में रहिए। कुछ लगातार आधा घंटा अगर वीडियो बनता है या 30 मिनट का वीडियो है तो कम से कम 10-15 मिनट तो देखिए, और अच्छा लगता तो अंत तक देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा का मुद्रण करना। आमतौर पर सरकार अपने घाटे के प्रबंधन के लिए जो उपाय अपनाती है उसमें से कई उपाय हैं, लेकिन घाटे का प्रबंधन करने के लिए मुद्रा का मुद्रण कर देना यानी कि छापना, मुद्रा को छापने का जो विकल्प होता है वो सबसे अंतिम रूप से क्यों लेती है? क्या कारण होगा इसका? आपके ऑप्शंस है। इस नए धन के, क्योंकि मुद्रा जब छपेगा तो नया धन आएगा, और नए धन से सरकारी व्यय में खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चे में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में निजी मांग को बढ़ावा मिलेगा और इससे मुद्रास्फीति आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि नए मुद्रा के आने से सरकारी खर्च बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ना मतलब आय का बढ़ने का मतलब सीधा है डिमांड का बढ़ना, और डिमांड का बढ़ना, और उस अनुपात में अगर सप्लाई ना हो पाए तो सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो जाएगा, और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज द रिस्क, दैट इज द इन्फ्लेशन। यही तो इन्फ्लेशन है, ठीक है, यही तो महंगाई है, यही तो मुद्रास्फीति है। दूसरा है, रुपये के अतिरिक्त आपूर्ति से इसके मूल्य ह्रास के कारण बनता है। क्योंकि रुपया जब अतिरिक्त आ जाएगा बाजार में तो रुपया का बहाव आ जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, रुपया का वैल्यू गिर जाएगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा, मतलब अल्प वस्तु किनने के लिए अधिक से अधिक मुद्रा फेंकना पड़ेगा, अधिक से अधिक मुद्रा चुकाना पड़ेगा, तो अपने मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा ना, मूल्य ह्रास हो जाएगा, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। और डिप्रिसिएशन से आपको नुकसान हो सकता है या हानि, इसके बारे में मैं आपको डिवैल्यूएशन में पढ़ाऊंगा। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, जिसको हम लोग करेंसी मैनिपुलेटर बोलते हैं। अधिकांश अक्सर देश से करेंसी मैनिपुलेटर का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करती है ताकि अपने 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 निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। चाइना तो करती ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं। देखिए, नए धन के उपयोग से सरकारी खर्चा, सरकारी व्यय में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में निजी मांग बढ़ावा होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आसान मौद्रिक नीति से उच्च मुद्रास्फीति और मूल्य ह्रास दोनों को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाता है तो इससे क्या क्या परिणाम होगा? बैंक में ऋण योग्य धन की कम उपलब्धता होगी। CRR जब कम हो जाएगा कि बढ़ाया जाएगा, जब बढ़ाया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? जब बैंकों में आप ऋण लेने जाइएगा तो धन की उपलब्धता कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तत्काल विदेशी जो संस्थागत निवेशक है, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FII, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्या, इनका निवेश का प्रभाव बढ़ जाएगा और सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी आ जाएगी। राजकोषीय घाटे से कोई मतलब ही नहीं है, मौद्रिक नीति का राजकोषीय घाटे से क्या लेना देना है? तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। रही बात, अगर अर्थव्यवस्था में जहां तक धन के कम उपलब्धता होगा तो बिल्कुल कम उपलब्ध होगा, क्योंकि ऋण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि CRR बढ़ा देना तो कोई ऋण लेने जाएगा नहीं, और अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थागत निवेशक बढ़ेंगे नहीं, भागेंगे। बता देखिए, CRR, RBI के जो ढेर सारे उपकरण है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बहुत सारे उपकरण है। CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसके बाद रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है, उसके बारे में बताऊंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ऑपरेशन ट्विस्ट है, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे जो
क्वालिटेटिव ट्यूल्स है वो भी है। मॉरल सुसेशन, नैतिक एक दायित्व लगा दिया जाएगा प्रबंधन में। उसके बाद ऋण देने की मात्रा में एक सीमा कर दी जाएगी, रेशनिंग बोलते हैं जिसको, रेशनिंग, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से सीआरआर बढ़ेगा। तो सीआरआर किसी भी रेट को बढ़ने से क्या होता है, मतलब ओवरऑल यू कैन से कि मॉनेटरी सप्लाई को रोकना होता है। क्योंकि मनी जो है मार्केट में ज्यादा आने से, तरलता ज्यादा आने से क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो होती है, सरकार मतलब आरबीआई, नॉट सरकार, आरबीआई होती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जो रेट्स होते हैं उसका दर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सीआरआर बैंकों में निम्न तरलता जो बदले में निवेश और ऋण में कमी करेंगे। उच्च सीआरआर ऋणात्मक निधियों की कम उपलब्धता के रूप में अर्थव्यवस्था में नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और निवेश में कमी हो जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति घट जाएगी। जहां तक रही बात राजकोषीय घाटा, सरकार की प्राप्तियों और व्यय पर निर्भर करता है। राजकोषीय घाटे पर, राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है, उस पर सीआरआर का कोई सीधा प्रभाव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा जमा अनुपात, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर। सीडीआर करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इसके बारे में आपको बताना है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो की गणना केवल और केवल सावधिक जमा के संबंध में की जाती है। क्या यह सही है? यह तरलता के लिए लोगों की वरीयता को दर्शाता है कि कितने लोग खर्चा करना चाहते हैं, कितना लोग मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। और आमतौर पर सीडीआर कैश डिपॉजिट रेशियो जो है वो त्योहार के मौसम में बढ़ जाता है। तो सीडीआर के बारे में आप अगर जानते हैं तो मेरे ख्याल से मुद्रा जमा अनुपात, ये वास्तव में मुद्रा जमा अनुपात जो है ये केवल सावधिक जमा नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जमाओं में अनुपात में ध्यान देने होता है। देखिए सीडीआर यह तरलता के लिए लोगों की वरीयता को दर्शाता है। तरलता मतलब लिक्विडिटी, ठीक है। ये लोगों की वरीयता को दर्शाता है कि लोग कितने खर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार नहीं बल्कि उसकी तरलता को जानना है तो सीडीआर का माप कर लीजिए। त्योहार के मौसम के दौरान सीडीआर बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे समय में लोग अधिक से अधिक खर्च करना, मतलब स्वाभाविक खर्च होता ही है त्योहार के मौसम में। अगला क्वेश्चन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, जिसको हिंदी में सीमांत अस्थायी सुविधा बोलते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है यार, पहले ये समझ लीजिए। देखिए सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वास्तव में एक फेनल रेट है। देखिए अगर चूंकि आपको पता होगा कि आरबीआई के नॉर्म्स के नियम के अनुसार 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उस नियम के अनुसार प्रत्येक वाणिज्य बैंकों को और आरबीआई के जो रूल एंड रेगुलेशन जो है अनुसूची 1 में शामिल बैंकों को, ठीक है, आरबीआई के नियम के अनुसार 4% नगद के रूप में, सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। रही बात ये हो गया। 18% अपने पास सीएलआर के एसएलआर के रूप में, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में, आई मीन एसएलआर 18% जनरली होता है। उसे अपने पास कैश के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, सोना के रूप में रखनी पड़ती है प्रत्येक बैंकों को। इस प्रकार आप जोड़े 18-22% तो एक तरह से जमा हो गया। रही शेष परसेंटेज जो है उसको लोन के रूप में चुकाया जाता है, लोन के रूप में बांटा जाता है बैंकों के द्वारा। यही बैंकों का काम होता है, ठीक है। देखिए लेकिन क्या है कि अगर जो 18% उसके पास है, अगर 18% ही खत्म हो गया, वो भी आपातकाल स्थिति ऐसी आ गई कि 18% भी आपके पास नहीं बचा हुआ है और आपको किसी को लोन देना है तो आपको रुपये की रिक्वायर्ड होगा। और रुपये के लोन कहाँ से देंगे? इसके लिए आप आरबीआई के पास जाते हैं और आप क्या कहते हैं कि आप एसएलआर का मनी का इस्तेमाल करते हैं। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आपके पास है नहीं जो आप जमा कर दीजिएगा कि आरबीआई आपको लोन दे देगा। तो आप एसएलआर में जो पैसा है, जो जमा है, जो नगद है, जो सोना है या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप वो आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उस पर एक पेनल रेट लगाता है जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। और ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपको मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिया। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत उपलब्ध अल्प अवधि फंडों के लिए बैंक के लिए एमएसएफ अंतिम उपाय के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही है, अंतिम उपाय है, मतलब ये अंतिम विकल्प है और ये बहुत ही कम बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं। एमएसएफ एक असाधारण दर है जिस पर केंद्र बैंक रेपो दर की तुलना में काफी सस्ता नहीं बल्कि काफी महंगा उधार दे सकता है। दोनों कथन सही है।
सीमांत अस्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति 2011-12 में घोषित किया गया और यह उस पैनल रेट को दिखाता है या बताता है जिस पर बैंक केंद्र बैंक से एस मार्जिनल स्टैंडिंग मतलब MSF जो है वो जनरली जो ASL एडजस्टमेंट लिक्विडिटी फैसिलिटी जो होता है जिसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, ठीक है, उससे अधिक दर पर उसे उधार मिलता है। MSF पैनल रेट होने के नाते सदैव रेपो रेट से ज्यादा होता है। याद रखिएगा, MSF इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेपो रेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब रिजर्व बैंक रेपो रेट में 50 आधार अंकों की वृद्धि कर दे, 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज बाय RBI, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट के बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि भारत की GDP विकास में बहुत ही ज्यादा उछाल आ जाएगी। बिल्कुल बकवास, GDP का लेना देना रेपो रेट से है, लेकिन ऐसा नहीं कि अत्यधिक विकास आ जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी निवेश करने लगेंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लेंडिंग रेट में वृद्धि की जा सकती है। यही एक शानदार ऑप्शन है। देखिए, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आधा %, 0.5% इंक्रीमेंट इन रेपो रेट। सिंपली रेपो रेट का बढ़ना, लिक्विडिटी घटना। बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन नहीं बांटेंगे, और लोन नहीं बांटेंगे तो सीधा सा बात है डिमांड घट जाएगा, और डिमांड घट जाएगा तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। और यही तो ओवरऑल बैंकों का रोल है कि मुद्रास्फीति और विकास दर दोनों के बीच कैसे एक बेहतर संतुलन बनाया जाए। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है कि जो मुद्रास्फीति है, वो मुद्रास्फीति का जो बैंड है वो 4% ±2%, ठीक है, इसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, जिसको मुद्रास्फीति टारगेटिंग बोलते हैं। हालांकि इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसको लागू करने का काम RBI करती है, ठीक है, ध्यान रहे सब बात। देखिए, अर्थशास्त्र में मौद्रिक आधार मॉनेटरी बेस क्या होता है? मॉनेटरी बेस मतलब कहाँ कहाँ पैसा है संचित, क्या लोगों के बीच जो संचलित कुल मुद्रा है वो उसमें शामिल होगा मॉनेटरी बेस में? जी हाँ, बिल्कुल शामिल होगा। आपके पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, सब लोगों के पास जो कुल मुद्रा होगा वो मुद्रा वाणिज्य बैंकों के जो वॉल्ट में हमने पैसा जमा रखा है, प्रत्येक लोग बैंक जाते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उनके वॉल्ट में रखा हुआ, उनके खजाने में रखा हुआ पैसा वो भी होगा। केंद्र बैंक के द्वारा रेगुलेटेड जितने भी वित्त संस्थान है उनके पूंजी का कुल योग क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। केंद्र बैंक तो बहुत सी चीजों को रेगुलेट करती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जो पूंजी है वो भी मॉनेटरी बेस में आएगा, नहीं आएगा। केंद्र बैंक के पास वाणिज्य बैंकों की जो जमा होती है वो होगा, क्योंकि बहुत से आप तरीके जानते हैं। रिवर्स रेपो रेट में होता क्या, आप रिवर्स रेपो रेट में पैसा जमा कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेते हैं, उसके बदले RBI आपको उधार देती है, बाद में लोन दे, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है, तो वो भी तो आपके पास है, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस के तहत आप समझ में आ गया कि मॉनेटरी बेस अर्थशास्त्र में लोगों के बीच कितना पैसा है वो वाणिज्य बैंकों के वॉल्ट में रखा गया, वो मनी। तीसरा है कि प्रत्येक वाणिज्य बैंक जो होती है RBI के पास कुछ पैसा जमा रखती है, वो मनी। लेकिन ध्यान रहे एक बात कि वाणिज्य बहुत से जो और भी वाणिज्य संस्थान है जिसको RBI रेगुलेट करती है, उसके पास कैसा कितना मनी है उसे कोई मतलब नहीं है। और मौद्रिक आधार और मुद्रा की आपूर्ति में दोनों में अंतर होता है। गैर अनुसूचित बैंक भी है और बहुत से गैर बैंक की कुछ प्रकार की जो जमाएं हैं वो भी अगर जोड़ दिया जाए तो वो मॉनेटरी सप्लाई में आ जाता है। मॉनेटरी बेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मॉनेटरी सप्लाई। आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट इन माय लास्ट प्रीवियस वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स, रिस्क प्रोविजंस अकाउंट्स हिंदी में कहें तो जोखिम प्रावधान संबंधित खाता में क्या क्या आता है? जोखिम प्रावधान संबंधित खाते में क्या क्या आता है? क्या आकस्मिक निधि, मुद्रा और स्वर्ण का जो मूल्यन होता है वो, जिसको CGRA। तीसरा निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता, विदेशी प्रतिभूति। और चौथा है निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता, रुपया प्रतिभूति। RBI के प्रोविजंस अकाउंट में, रिस्क प्रोविजंस अकाउंट में सभी के सभी आते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। इस वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं, अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।